लायबिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं एसेट क्या होती है। ठीक है, अगर डेफिनेशन को छोड़ के आपको सिंपल टर्म्स में समझा दो एसेट क्या है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी या बिजनेस के पास होती है ना, और उन प्रॉपर्टीज़ का एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, मीन्स उनका एक वैल्यू होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एसेट। सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझा दिया कि एसेट क्या है। सिंपली आप ऐसे याद रखोगे कि जितनी भी प्रॉपर्टी बिजनेस के पास होती है और उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एसेट है। ओके, अब अगर डेफिनेशन की ओर देखेंगे तो हमने लिखा है कि एन एसेट इज़ अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइज। ओके, डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला जाता है कि एसेट एक रिसोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है रिसोर्स है एक एसेट। अब ये रिसोर्स क्या होता है, जहाँ तक मैंने मीनिंग को समझा है, रिसोर्स कोई भी चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है ना, उसको हम बोलेंगे रिसोर्स है आपके लिए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगी वो आपका रिसोर्स बन जाता है। इसी तरीके से एसेट भी एक रिसोर्स ही होता है जो बिजनेसमैन की जो नीड होती है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, वो नीड क्या होती है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स चाहता है ये फ्यूचर में इससे, और उसी नीड को एसेट आप सेटिस्फाई करता है, इसीलिए एसेट को बोला जाता है इट इज़ अ रिसोर्स। इस टाइम अगर वो कोई बच्चा पेन से लिख रहा है या वो कॉपी है, वो उसके लिए रिसोर्स बन जाएगा क्योंकि उसकी जो नीड है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसने लिखा है कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज। ये जो रिसोर्स है ना, इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, एंटरप्राइज के हाथ में होता है। यानी बिजनेसमैन जो होता है या जो ये एंटरप्राइज होता है, कंट्रोल वही करता है इसको। और कैसे कंट्रोल करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। देखो, ये जो एसेट आपके पास आती है ना, ये डेफिनेटली आपने पास्ट में पहले ये किसी से खरीदी होगी, परचेज़ की होगी। अगर बिल्डिंग की हम यहाँ पे बात ले लेंगे, ठीक है, बिल्डिंग जो होती है बिजनेस में, देखो या तो वो बिल्डिंग आपने खुद बनाई है, ठीक है, तब तो ओनरशिप हो, तब तो आप ओनर हो ही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपने किसी से परचेज़ की है, तो पास्ट में कुछ इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आप इसके क्या बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। इस एसेट पे आपका कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखता है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। उसके बाद इसने लिखा है फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और एक्सपेक्टेड टू फ्लो। और इतना ही नहीं, ये जो एसेट होती है आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगी। अगर मैं इसी बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो आपने अभी ख़रीदी है, जो आपने बिज़नेस के लिए ख़रीदी है, याद रखिएगा जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने पर्सनल मतलब आपने एक बिल्डिंग ख़रीदी है पर्सनल पर्पज़ के लिए, मतलब अपने घर के लिए वगैरह रहने के लिए, तो वो भी नहीं, यहाँ पे बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। तो एक बिज़नेसमैन एसेट ख़रीदता है फॉर अ बिज़नेस पर्पज़, ठीक है, बिज़नेस के लिए ही ख़रीदी गई है ये एसेट। मान लो आपने फिर इस एसेट को, इस बिल्डिंग को बाद में रेंट पे प्रोवाइड कर दिया, आपने कहा चलो इसको मैं रेंट के लिए रखता हूँ, ठीक है, तो आपने ये जो बिल्डिंग है आपने इसको क्या कर दिया, रेंट के लिए दे दिया। ठीक है, तो वहाँ से जब अब ये जो अमाउंट आपके पास आएगा, इससे क्या हुआ, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, इसने आपको क्या दे दिया, इसने आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स दे दिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। या अगर हम मशीनरी की एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मशीनरी बिज़नेस में लाते हो, वो मशीनरी आपको क्या करेगी। देखो, सबसे पहली चीज़ एसेट जो होती है ना, ये हम जब हम ख़रीदते हैं ना, हम इसलिए नहीं ख़रीदते ताकि इसको मैं आगे बेचूं, सेल करूं, नहीं, ये इसलिए नहीं ख़रीदी जाती। एसेट यूजुअली ख़रीदी जाती है बिज़नेस में यूज़ करने के लिए, सेल करने के लिए नहीं, यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने एक मशीनरी को ख़रीदा, आप इससे क्या बना रहे हो, आपने इसको इसलिए ख़रीदा था कि ताकि आप इससे प्रोडक्ट्स बनाओ। जितना ज़्यादा आप लोग प्रोडक्ट्स बनाओगे, उतना ज़्यादा सेल, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो मशीनरी है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा, वो सेटिस्फाई कर रहा है उस नीड को। तो इसीलिए एसेट इज़ अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज, एंड जिससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फ्यूचर में मुझे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। ओके, होप सो ये आपको समझ में आया होगा एसेट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अगर डेफिनेशन याद नहीं रहती तो सिंपली जितनी भी प्रॉपर्टी बिजनेस के पास होती है वो उसकी एसेट कहलाती है। अगर हम घर की बात करेंगे, हमारे पास जो प्रॉपर्टी हमारी होती है, जैसे लैंड वगैरह होता है किसी के पास 2-4 फ्लैट्स वगैरह होते हैं, तो उसकी एसेट बन जाती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स अगर हम देखें तो वही एसेट्स होती है। इसी तरीके से बिजनेसमैन के पास भी बहुत सारी एसेट्स होती है।
ये जो डेफिनेशन दी है ये हमें दी है IFRS ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है ये, ठीक है। जिस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिंसिपल्स रखे गए, गाइडलाइंस होती है, ठीक है, इसी तरीके से अकाउंटेंसी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह कौन इशू करता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है, ओके। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं फीचर्स की ओर, ठीक है। एसेट के कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैंने पहला जो फीचर है मैंने लिखा है कि एसेट जो है, एक सेकेंड, पहला फीचर जो है मैंने लिखा है ओनरशिप। अभी आपने ऊपर देखा था कि कंट्रोलर बाय द एंटरप्राइज, ये वही है, यानी हम एसेट उसको बोलते हैं, उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, बिजनेसमैन के पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, एक्सेप्शंस को छोड़ के, क्योंकि कभी कभी कोई एसेट आगे देखोगे कि कुछ एसेट्स की ओनरशिप हमारे पास नहीं होती, स्टिल वो एसेट कहलाती है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस को छोड़ के अगर हम जनरल पॉइंट देखेंगे तो पहला जो फीचर इसका आता है एसेट्स का, वो है कि ओनरशिप होनी चाहिए। दूसरा, इस एसेट का इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स आप इसको एक्सचेंज या सेल करने चाहिए, ठीक है, यानी आगे जाके जब आप इसको सेल करोगे, एक्सचेंज करोगे, कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहिए ये आपको, ठीक है। और रिसोर्स होता है, रिसोर्स तो मैंने आपको अभी बता दिया, जो हमें किस में बेनिफिट हेल्प करता है, जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और ये एक रिसोर्स होता है हमारे लिए, ओके। होप सो आपको एसेट समझ में आया होगा, क्या होता है एसेट, क्या है बिजनेस के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन, एसेट्स की क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले जो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी अगर हम देखेंगे, एसेट्स की 3 टाइप्स है, एक तो फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट किसे कहेंगे हम? आप ऐसे याद रखो, क्योंकि फिक्स्ड एसेट अभी मैं और एक जगह डिफ़ाइन करूँगी एंड करंट एसेट को, तो सिंपल फ़िलहाल यहाँ पे डेफिनेशन याद रखो। वो एसेट जो जिसका टाइम पीरियड या जिसकी लाइफ बिज़नेस में हो 1 साल से ज़्यादा, यानी सिंपल सी बात, अगर एक एसेट बिज़नेस में 1 साल से ज़्यादा रहती है ना, तो वो आपके लिए बन जाती है फिक्स्ड एसेट। अगर आपने मशीनरी ख़रीदी और ये मशीनरी जो है आपके पास रह गई 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा, फिर ज़्यादा मीन्स 3, 4, 5, 6 वॉटएवर, लेकिन 1 साल से ज़्यादा अगर इसका टाइम पीरियड है, बिज़नेस में ये रह रही है लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा है, उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। या ऐसे भी आप बोल सकते हो, फिक्स्ड एसेट वो एसेट होती है जिसको आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। अगर आप एक एसेट को कैश में नहीं कन्वर्ट कर पाते 1 साल के अंदर, तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट बन जाती है, ओके। मैंने आपको दोनों डेफिनेशंस बोल दी। मैंने आपको पहले बोली कि फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनकी लाइफ होती है मोर देन 1 ईयर। अगर आपको याद होगा, आपने इस शोर के लिए आई एम सॉरी, मैं मतलब मेन पे रहती हूँ तो यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह ये तो चलती ही रहती है, तो इस टाइम कुछ ज़्यादा ही शोर आ रहा है। आप इसको इग्नोर कर दीजिए और आगे चलते हैं हम लोग। फिक्स्ड एसेट जो मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें मैंने बोला था ये वो लायबिलिटी होती है जो हमें जिसमें हमें पे मतलब टाइम पीरियड जो दिया जाता है पे करने का 1 साल से ज़्यादा होता है, यानी वो लायबिलिटी जो आप 1 साल के अंदर पे नहीं करते हो, जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। सेम एसेट्स की भी वही डेफिनेशन है। एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती है जो बिज़नेस में रहती है लेकिन उनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है। तो फिर करंट एसेट्स कौन होती है? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको आप 1 ही साल में कन्वर्ट कर पाते हो कैश में, जैसे हमारा डेटर इसमें आता है, ठीक है। अगर फिक्स्ड में देखेंगे उसमें लैंड आती है, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, फर्नीचर होता है, ठीक है। और जो हमारी करंट होती है उसमें डेटर आएगा या बाकी जो हमारे होते हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, करंट डिपॉजिट होते हैं हमारे, ठीक है, या कैश एट बैंक चेक्स वगैरह होती है। तो ये सारे के सारे हमारे करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि इनको हम 1 साल के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं, किस में? कैश में। तो फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। अब चलते हैं फिक्टिशियस एसेट की ओर, ठीक है। ये 2 टर्म्स आपको वापस में रिपीट करूँगी, तो फिक्टिशियस पे आप पूरा फोकस कीजिए। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? सबसे पहली बात, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। दूसरा, इनका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता। फिक्स्ड फिजिकल फॉर्म तो आपको पता है, मीन्स हम इनको देख नहीं सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते हम इनको। दूसरा, मैंने बोला इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है आप इनको कैश में कन्वर्ट नहीं करते, ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
ठीक है। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले होते हैं। देखो, जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी होती है। जैसे सिंपल सी अगर हम लेंगे, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारा फ़ी वगैरह पे करना पड़ता है। या रजिस्ट्रेशन से पहले भी आप लोग लोकेशन चूज़ करते हैं, उसमें ख़र्चा लग जाता है। प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हम लोग, उसमें ख़र्चा लग जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग मतलब टुगेदर करते हैं, जैसे हम मटेरियल लाते हैं, ठीक है, कैपिटल वगैरह, ये सारी चीज़ें एक जगह लानी पड़ती है। तो इन सब के लिए बहुत सारे पैसे लग जाते हैं हमें, जिनको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। या रजिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रजिस्ट्रेशन ही होती है, रजिस्ट्रेशन के लिए। और रजिस्ट्रेशन आपको बिना पेमेंट के तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। जब आप बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह हमें देना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपेंसेस जो बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ओके। तो फिक्टिशियस एसेट में यही आते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब इन्हें एसेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका एक फ़ीचर जो है ना एसेट के साथ मिलता है, ठीक है। दैट इज़ नॉन रैकरिंग इन नेचर, नॉन रैकरिंग होती है ये। नॉन रैकरिंग का मतलब होता है ये बिज़नेस में बार बार नहीं होते। और एसेट्स का भी एक मतलब एक फ़ीचर जो है वो बिज़नेस में बार बार नहीं आते। आप मुझे बताओ, अगर आप बिल्डिंग को ख़रीदते हो, लैंड को ख़रीदते हो, क्या वो बार बार ख़रीदोगे आप लोग? क्या लैंड बार बार बिज़नेस, क्या एक दिन, 2 दिन, या एक मंथ के बाद, दूसरे मंथ के बाद, तीसरे, या एक साल के बाद दूसरा? नहीं, इसमें एक टाइम पीरियड रखा जाता है, क्योंकि इसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो आप एसेट को जब बिज़नेस में लाते हो ना, तो बार बार नहीं ला जाती है वो एसेट, वो नॉन रिपीटेटिव होता है। मीन्स एक कुछ टाइम तक वो रहती है पहले बिज़नेस में। अगर मैं आपको बोलूँगी आपने बिल्डिंग ख़रीदी है बिज़नेस पर्पज़ के लिए, फॉर एग्जांपल आपको गोडाउन बनाना था, या किसी और चीज़ के लिए बिज़नेस चाहिए थी, ये बिल्डिंग चाहिए थी बिज़नेस के लिए, तो आपने बिल्डिंग को ख़रीदा। आप मुझे बताओ, क्या दूसरे दिन आप दूसरी बिल्डिंग खरीदोगे, तीसरे दिन तीसरी बिल्डिंग खरीदोगे, या एक मंथ के बाद आप एक और बिल्डिंग लाओगे दूसरे मंथ के बाद? ठीक है, ऐसा नहीं होता बिज़नेस में, क्योंकि आपको पता है एसेट खरीदना मीन्स इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट। तो ये जो एसेट होती है ना, ये बिज़नेस में बार बार नहीं आती, ये नॉन रिपीटेटिव होती है नेचर में, ठीक है, बार बार नहीं आती। लेकिन अगर हम उस बार मतलब उसके अपोजिट में अगर हम सेल्स लेंगे, परचेजेस लेंगे, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ें, ये तो रिपीट होती ही रहती है। क्या बिजनेसमैन ऐसा करता है कि एक दिन सेल करेगा फिर बोलेगा चलो छोड़ो 2-3 रुक जाते हैं उसके बाद करेंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। आज भी करेगा कल भी। मीन्स ये जो सेल, परचेज, एम्प्लॉय को सैलरी देना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होना, ये तो रिपीटेटिव वर्क है, ये तो होता ही रहेगा। क्या बिजनेसमैन ऐसा करेगा कि आज रॉ मटेरियल खरीदा, बोला चलो आज खरीदा है तो अब 2 साल 3 साल तक नहीं खरीदेंगे? ऐसा नहीं होता। वो रॉ मटेरियल को बार बार ख़रीदेगा, ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल का आना, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाना, ये रिपीटेटिव काम होते हैं बिज़नेस के, ठीक है। तो ये जो एसेट होती है ये नॉन रिपीटेटिव है। और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, ये भी नॉन रिपीटेटिव इन नेचर है, नॉन रैकरिंग है। आप मुझे बताओ, जब आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया, क्या आप फिर से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस है। तो स्टार्ट तो एक ही बार करना है बिज़नेस को, राइट। तो ये बार बार नहीं होते, इसीलिए इस नेचर के बेसिस पे इनको डाला गया है एसेट्स की कैटेगरी में, ओके। होप सो आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझ में आए कि फिक्टिशियस एसेट, करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। अब फिजिकल एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस में हमारा आता है टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल आप ऐसे याद रखोगे, जिसकी एक फिजिकल फॉर्म होती है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ऐसी एसेट्स को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स, ओके। लैंड ले लो, फर्नीचर ले लो आप लोग, ठीक है, मशीनरी ले लो आप लोग, ये सारी चीज़ें जो होते हैं, कंप्यूटर वगैरह जो होता है, ये सारी फिजिकल है। क्योंकि कंप्यूटर में अगर आपको बोलूँ, ये भी एक एसेट ही होती है। अगर आप कंप्यूटर खरीदोगे, इट्स ऑल्सो एसेट, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो ये टेंजिबल एसेट है, ओके। उसके बाद जो हमारा दूसरा है दैट इज़ इंटेंजिबल अपोजिट है इसकी, जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है गुडविल की, ठीक है। देखो, बिज़नेस की एक रेपुटेशन होती है, लेकिन क्या हम उस रेपुटेशन को देख सकते हैं? मैं आपको बोलूँगी अमेज़ॉन की रेपुटेशन है, अमेज़ॉन जो हमारा है, या फ्लिपकार्ट वगैरह, मिंत्रा वगैरह, ये ऑनलाइन ऐप्स की हम बात करते हैं, ठीक है। ये भी बिज़नेस ही है। तो मैं आपको बोलती हूँ इनकी एक रेपुटेशन है। तो क्या आपने इनकी रेपुटेशन अभी देखी है? नहीं, हम इन चीज़ों को हम देखते नहीं हैं, लेकिन हाँ, इसकी वैल्यू है।
इकोनॉमिक वैल्यू है इस चीज़ की, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, इसकी कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं है। तो ऐसी एसेट्स जिनकी कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं है उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें यही आते हैं, गुडविल आती है, इसमें पेटेंट्स आते हैं, ट्रेडमार्क वगैरह जो हमारे पास कॉपीराइट्स वो जो होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, जब बैलेंस शीट पढ़ाऊँगी तब ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट हो जाएगी, तो अगर कुछ और पॉइंट्स ऐड करने होंगे तो इंशाल्लाह उस टाइम में और ऐड कर दूँगी इसमें। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है दैट इज़ यूसेज। यूसेज में हमारे पास है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट। अब ऑपरेटिंग क्या होती है? ऑपरेटिंग एसेट वो सारी एसेट्स जो आपको हेल्प करती है बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स। मीन्स वो सारी एसेट्स जो बिजनेस में आपको हेल्प करेगी आपके नॉर्मल ऑपरेशंस में। नॉर्मल ऑपरेशन बिजनेस का क्या होता है? परचेज एंड सेल्स होती है, प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश्ड में, फिर उसको बेच देना, ठीक है। तो इन सारी प्रोसेस में जितनी भी एसेट्स आपको हेल्प कर रही है ना, उनको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एसेट्स। जैसे बिल्डिंग यूज़ हो रही है, मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट को उसमें हम रखते हैं, ठीक है, मशीनरी यूज़ हो रही है, प्रोडक्ट बनाने में मदद कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से फर्नीचर यूज़ हो रहा है, ये भी हेल्प कर रहा है मेरी डे टू डे ऑपरेशंस में, ठीक है। तो ये सारी एसेट्स जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको हेल्प कर रही है, उन एसेट्स को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। या जो नॉर्मल ऑपरेशन जो ऑपरेशंस होते हैं, नॉर्मल ऑपरेशंस बिजनेस के, उनमें जो अगर जितनी भी एसेट्स मेरी हेल्प करती है ना, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स। इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स है। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स ये आपकी डेली जो बिज़नेस में एक्टिविटीज़ होती है उनमें यह कोई हेल्प नहीं करती। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, आपके पास पैसा पड़ा था, आपने बैंक में डाल दिया। अब ये जो एसेट है ये मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ में कोई हेल्प नहीं कर रही। एसेट है लेकिन मेरी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें ये हेल्प नहीं कर रही है। या आपने फ्यूचर के लिए रखा है, या साइड में जो एसेट्स रखी जाती है फ्यूचर के लिए कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ गई तब निकालेंगे, तब यूज़ करेंगे, ऐसी एसेट्स को हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं। आपके पास पैसा पड़ा था, आपने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, आपने बोला चलो फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी पैसों की, या ये जो पैसा अभी बिज़नेस में पड़ा है इसका क्या काम, क्यों ना कहीं पे लगा दिया जाए। एक तो पैसा सेफ रहता है, प्लस उस पर एक्स्ट्रा पैसा और मिल जाता है, जिसको हम डिविडेंड वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी एसेट्स जो आपकी नॉर्मल ऑपरेशंस में आपको हेल्प नहीं कर रही है, एसेट है, इकोनॉमिक वैल्यू भी है, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशंस में कोई हेल्प नहीं कर रही, बल्कि आपने को साइड में रखा है, ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको एसेट्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट की, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको करंट एसेट्स एंड जो हमारी होती है इनको मैं रिपीट करूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का ही दूसरा नाम है फिक्स्ड से, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। अब कुछ कंडीशंस दी गई है करंट एसेट के लिए। यहाँ पे क्यों है करंट एंड नॉन करंट? क्योंकि जब आप अकाउंटेंसी देखोगे ना, वहाँ पे यूजुअली यही दो टर्म्स यूज़ की जाती है एसेट के लिए, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। ओके, जब हम इंशाल्लाह आगे बैलेंस शीट देखेंगे ना, फिर आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट, ये है क्या एक्चुअल में। एक्चुअली ये पार्ट्स है ही नहीं, कि सब पार्ट्स निकल जाते हैं, अदरवाइज़ ये सारे अदरवाइज़ एक ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं हम लोग करंट एसेट की, ठीक है। करंट एसेट को, किसी भी एसेट को हम करंट एसेट कब कहेंगे, उसके लिए 4 कंडीशंस रखी गई है। बोला जाता है अगर कोई भी एसेट इन 4 कंडीशंस में किसी भी एक कंडीशन को फुलफ़िल करेगी, किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो हम उसको उस टाइम बोलेंगे इट इज़ अ करंट एसेट, ठीक है। यानी करंट एसेट के लिए आपके पास 4 कंडीशन है, और अगर कोई भी एसेट इन 4 कंडीशंस में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, वो आपकी करंट बन जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि चारों सेटिस्फाई करनी, चारों में से अगर एक सेटिस्फाई कर रही है तो करंट बन जाएगी आपके लिए, ठीक। तो पहली जो कंडीशन यहाँ पे लिखी है मैंने, दैट इज़ मैंने लिखा है, ये क्या होगा इसको, सेकेंड, पहली जो कंडीशन है वो है यहाँ पे मैंने लिखा है, एक सेकेंड, पता नहीं ऐप मुझे क्यों नहीं आ रही है चलाना अभी, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊंगी मैं भी। हाँ जी, तो पहली कंडीशन जो है दैट इज़ रियलाइज्ड इन एन ऑपरेटिंग साइकिल।
एक एसेट को हम करंट एसेट तब बोलेंगे अगर वो रियलाइज़ हो जाती है ऑपरेटिंग साइकिल में, ठीक है। पहले रियलाइज़र का मतलब समझते हैं, अगर वो आप इसको कन्वर्ट कर पाते हो कैश में। रियलाइज़र का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट करना। बिल्डिंग है, अभी बिल्डिंग की फॉर्म में, अगर मैं जब मैं इसको बेचूंगी, सेल करूंगी, तो डेफिनेटली आपके पास कैश भी आएगा, ओके। या कोई एक्सचेंज में भी आप बेच सकते हो, मतलब कोई और चीज़ भी आ सकती है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि रियलाइज़र का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई एसेट कन्वर्ट हो जाती है कैश में इन एन ऑपरेटिंग साइकिल, उसको हम उस टाइम बोलेंगे करंट एसेट। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, आप यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाई है, आप इस पर फोकस कीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखिए सबसे पहले आपके पास कैश होता है। कैश से आप लोग क्या खरीदोगे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे थोड़ी सी प्रोसेस करोगे जिसको हम बोलते हैं WIP, ठीक है। फिर WIP पे और प्रोसेस करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को फिर मैं सेल करूँगी और सेल के बाद फिर मेरे पास कैश आ जाएगा, ओके। तो ये एक साइकिल सा बन जाता है। तो इसी साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम परचेज टू सेल, यानी परचेज से लेकर सेल तक जो ये पीरियड होता है, जिसमें जो ये टाइम पीरियड लग जाता है, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखिए, जब आपने पहले रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा तो यहाँ पे भी कुछ टाइम लगा, मान लो 1 दिन लग गया यहाँ पे। फिर आपने इस रॉ मटेरियल को WIP में कन्वर्ट कर दिया, मान लो इसमें 5 दिन लग गए, ठीक है। उसके बाद फिर ये फिर और थोड़ी सी प्रोसेस कर दी और फिनिशड प्रोडक्ट बना दिया, मान लो इसमें 4 दिन लग गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको सेल किया और यहाँ से यहाँ तक सेल करने में भी आपको 2 दिन लगते हैं, ठीक है। फिर कैश, ये जिस बंदे को आप ये सेल कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसको मैंने इसने फिर मुझे जब पैसे दिए, इसमें भी इसने 1 दिन लगा दिया। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है हर एक जगह में? देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगा आपको, यहाँ पे 1 दिन लगा, यहाँ पे 5 दिन लगे, यहाँ पे 4 दिन, कितना हो गया, हो गए 10, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 तो 12, उसके बाद फिर से 1 तो 13, तो मीन्स 13 डेज़ आपको लग रहे हैं, ठीक है। ये डेज़ में यूजुअली कैलकुलेट किया जाता है, तो 13 डेज़ मीन्स अगर हम इस बिज़नेस की बात करें, यहाँ पे बात करें, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इट इज़ 13 डेज़, यानी 13 डेज़ का ये ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल की मैंने नीचे डेफिनेशन भी लिखी है क्या है, तो सिंपली आप याद रखो कि इसलिए मैंने बोला था परचेज से लेकर बराबर सेल तक जो ये टाइम पीरियड बीच में आ रहा है, ये वाला, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। ये ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है आपका। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग साइकिल की मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, इज़ द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग, पहले ख़रीदना उसके बाद प्रोसेस करना, एंड देन रियलाइजेशन कैश और कैश इक्वलेंट, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो करंट एसेट की जो डेफिनेशन दी गई है, बोला जा रहा है कि अगर एक एसेट जो है ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान कन्वर्ट कर हो जाती है कैश में, रियलाइज़ हो जाती है कैश में, उसको हम बोलेंगे करंट एसेट, ओके। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल जो है ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसको हम पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते, ये 12 मंथ्स का हो सकता है, ठीक है, ये 13 मंथ्स का, 14, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर आप पेन की बात करोगे ना, आप फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चर पेन को कर रहे हो, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 4-5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लग जाएंगे, तो आपका 10 डेज़ का ऑपरेटिंग साइकिल बन जाएगा। तो अगर इस 10 डेज़ के अंदर अंदर कोई एसेट आपको कन्वर्ट हो जाती है कैश में, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, करंट एसेट। लेकिन अगर हम गाड़ी की बात करें, गाड़ी को बनाने में 10 दिन नहीं लगता, उसमें कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो और उसी हिसाब से आपका ऑपरेटिंग साइकिल चलेगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल में अगर एक एसेट रियलाइज़ हो जाती है कैश में, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट। चलते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। दूसरी जो कंडीशन है दैट इज़, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। अगर आपने कोई एसेट जो है ना वो इसलिए ख़रीदी है ताकि मैं उसको सेल कर सकूँ, मीन्स मेरा जो पर्पस है ना वो यही था कि मैं इसको ख़रीदूँ उसके बाद से इसको सेल करूँ। ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपने ख़रीदी है, ठीक है, पहले ख़रीदूँ उसके बाद इसको सेल करूँ, वो ऑटोमेटिकली आपकी करंट एसेट ही बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो वो ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा कि ये ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज़ हो रही है कैश में या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पर्पज़ या ख़रीदना और बेचना। मीन्स अगर आपका मेन पर्पस एसेट का ख़रीदना यही था कि आप उसको आगे जाके सेल करो, तो आपका वो ऑटोमेटिकली करंट एसेट बन जाती है, ठीक है। मीन्स वो एसेट जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप लोग ख़रीदते हो, जैसे हमारा स्टॉक, आप बिज़नेस में स्टॉक को बार बार खरीदते हो, ठीक है, बार बार ख़रीदते हो, रिपीट होता है वो चीज़। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था नॉन रैकरिंग होती है, लेकिन मैंने आपको वहीं पे बोला था एक्सेप्शंस भी होती है, ठीक है। तो ये वाली वो एसेट है, बिज़नेस में स्टॉक का आना बार बार होता है, लेकिन स्टॉक हम खरीदते ही क्यों है, ताकि मैं उसको आगे सेल कर सकूँ। तो इस टाइप की एसेट को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट। तो स्टॉक आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है,
करंट एसेट की, ठीक है। उसके बाद है रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। अब देखो ये डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर ही समझाई थी कि करंट एसेट हम उसको बोलते हैं जो विद इन 12 मंथ्स कन्वर्ट हो जाती है कैश में, ओके। लेकिन फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, अब ये रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आप लोग बनाते हो बैलेंस शीट 31 मार्च को, ठीक है। बैलेंस शीट हमारा बनता है, ये क्या होता है हम आगे देखेंगे बैलेंस शीट। तो रिपोर्टिंग डेट वो डेट होता है जहाँ पे बैलेंस शीट को आप लोग प्रिपेयर करते हो, मीन्स ये वाली डेट। इसके विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, इसके विद इन 12 मंथ्स अगर एक एसेट कन्वर्ट होती है ना कैश में, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट, इसके विद इन 12 मंथ्स। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट, मीन्स ये साल जो है 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, तभी तो ये 12 मंथ्स आएंगे बराबर 31 मार्च तक, ठीक है। तो विद इन 12 मंथ्स अगर एक एसेट कन्वर्ट हो जाते हैं इस बीच, ठीक है, ये जो ये टाइम पीरियड है इसके दौरान अगर एक एसेट को हम कन्वर्ट कर पाते हैं ना कैश में, उसी को हम बोलते हैं करंट एसेट, वो भी एक करंट एसेट ही होती है, ओके। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी मैंने बोला था 30, मान लो एक बंदा जो है जून में बुक्स बना रहा है, आपका जो ये बैलेंस शीट है 30 जून को, ओके, 30 जून का आप लोग बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आपका रिपोर्टिंग डेट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, रिपोर्टिंग डेट भी ये 30 जून आ जाएगा। तो मीन्स रिपोर्टिंग डेट के विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको 12 मंथ्स कैलकुलेट कर, अगर एक एसेट कन्वर्ट हो जाती है कैश में, उसको भी हम करंट एसेट ही बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट इसलिए बोला गया क्योंकि आपको बैलेंस शीट वाली डेट लेनी है और उसके विद इन 12 मंथ्स देखना है कि आपकी एसेट कन्वर्ट हो रही है कैश में या नहीं, ठीक है। बैलेंस शीट जो है ये डिपेंड करता है बिजनेसमैन किस तरीके से बना रहा है। यूजुअली हम मानते हैं कि 31 मार्च को बनाया जाता है, मीन्स फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को, या कैलेंडर ईयर भी हो सकता है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 30 दिसंबर को या ख़त्म हो जाता है, ओके। तो यूजुअली फाइनेंशियल ईयर ही होता है बिजनेस में ये। तो लास्ट वाली जो कंडीशन है दैट इज़ कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, ठीक है, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ये ऐप अभी पूरी तरीके से चलानी नहीं आती मुझे, इसलिए इसमें बार बार ये आ जाता है मुझे। कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, ठीक है, कोई भी एसेट जो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है या कैश के बराबर है उसको भी हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ करंट एसेट, वो भी क्या मानी जाएगी, हमारी करंट एसेट है ये। अब कैश इक्वलेंट का मतलब जैसे कैश एट बैंक, अगर जो पैसा आपने बैंक में रखा होगा, आप मुझे बताओ उसको कन्वर्ट कैश में करने में कितना टाइम लग जाएगा, मतलब अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहोगे कैश में कितना टाइम लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, राइट, अगर आप बैंक के पास चले जाते हो। तो ऐसे क्या जो ये टाइप होते हैं कैश इक्वलेंट जो होते हैं वो हमेशा करंट एसेट ही होते हैं। कैश इक्वलेंट जो कैश के बराबर, अगर मैं चेक की एग्जांपल आपको दूंगी, चेक भी तो कैश इक्वलेंट ही होती है ना, कैश के बराबर मानते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो भी आपकी करंट एसेट बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने ऑल अदर एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स, मीन्स इसके बगैर जितनी भी एसेट्स होगी, ठीक है, इसके बगैर जितनी भी एसेट्स वो सारी की सारी क्या है, नॉन करंट एसेट्स। मीन्स अगर कोई एसेट इन चारों कंडीशंस में किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी तो वो आपकी बन जाएगी नॉन करंट एसेट। लेकिन अगर एक भी कंडीशन चारों में से सेटिस्फाई तो करंट एसेट है, ओके। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपसे ज़्यादा इससे ज़्यादा पूछा भी जाएगा एग्जाम में, क्योंकि एसेट्स के जितने भी मतलब तरीके थे क्लासीफाई करने के, किस किस को आप बोल सकते हो ये करंट एसेट है, वो मैंने आपको सब यहाँ पे बता दिया। और मैंने आपको पहले ही बोला ज़्यादातर यही टर्म्स दो यूज़ होते हैं, करंट एंड नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट जिसको। दूसरी एक टर्म है फिक्टिशियस, वो भी मैंने आपको बोल दिया वो क्या है, ओके। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला टॉपिक बच रहा है थोड़ा सा जो है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स भी करंट एसेट ही होती है लेकिन रियलाइज्ड इन कैश विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो करंट एसेट मैंने अभी बोला था विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाती है कैश में, ठीक है। लिक्विड एसेट भी करंट एसेट ही होती है लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है ना कैश में कन्वर्ट होने का वो बहुत ही कम होता है। मीन्स ये 10 डेज़ 20 डेज़ में आराम से कन्वर्ट हो सकती है कैश में। इसमें मैंने एग्जांपल दी है बैंक की। मीन्स अगर कोई एसेट विद इन 3 मंथ्स कन्वर्ट हो जाती है ना कैश में, उसको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट। एंड लिक्विड एसेट याद रखिएगा ये हमेशा करंट एसेट ही हो सकती है, ये कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकती, ये हमेशा करंट एसेट की ही फॉर्म है, ओके। होप सो आपको ये टर्म्स जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया ये अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है।
तो मैं आपको ले चलती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। तो ये जो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी ये यहाँ पे लिखी है मैंने, ठीक है, BC। और आपकी पहली वाली कंडीशन है यहाँ पे ऑपरेटिंग। इससे पहले मैंने आपको एसेट लायबिलिटीज़ के बारे में भी यहाँ पे पढ़ाया था, और मैंने आपको बोला था मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पढ़ाऊँगी, उस टाइम मैं बताऊँगी करंट लायबिलिटी की ये कंडीशन, ठीक है। जिस तरीके से हमने करंट एसेट के बारे में पढ़ा कुछ कंडीशन है, इसी तरीके से करंट लायबिलिटी में कुछ कंडीशन है। सबसे पहले अगर एक ईयर में आप इसको पे कर रहे हो, विदिन 1 ईयर पे हो रही है, तो करंट है, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था। दूसरा जो ये ऑपरेटिंग साइकिल का पॉइंट यहाँ पे है, इसमें भी यही है कि अगर एक लायबिलिटी जो है विदिन ऑपरेटिंग साइकिल आप उसको पे कर पा रहे हो, तो वो भी आपकी क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। या वो लायबिलिटी जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए अराइज हुई है उसको भी हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। यहाँ पे दूसरा पॉइंट था ना ट्रेडिंग पर्पस, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस एंड ऑपरेटिंग साइकिल। देखो ये 2 चीज़ें मैंने आपको उसी टाइम बोली थी, बस ऑपरेटिंग साइकिल मैंने ऐसे ही रखा था। तो अब मैंने आपको करंट एसेट्स में समझा दिया ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। तो हमने वहाँ पे बोला अगर वो रियलाइज़ हो जाएगी ऑपरेटिंग साइकिल में तो करंट एसेट है। इसी तरीके से अगर आप लायबिलिटी को पे कर रहे हो इन एन ऑपरेटिंग साइकिल तो वो करंट लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये लायबिलिटी अराइज हुई है ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो वो क्या बन जाएगी, फिर आपकी करंट लायबिलिटी। तो ये था आपका करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ या लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स के रिलेटेड टॉपिक, जो कि अकाउंटेंसी में सबसे बड़ा टॉपिक था, ये टर्म्स के रिलेटेड, ठीक है। जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, तो वो जो हम पढ़ रहे हैं ये उनमें से यही 2 टॉपिक ज़्यादा बड़े हैं। बाकी अब जो आएंगे आगे से वो इंशाल्लाह शॉर्ट ही है, उतना ज़्यादा नहीं है उनमें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।